नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त खबरों की तरफ, जहां पर राष्ट्रवाद के साथ विकासवाद और सेवावाद 2022 के चुनावी समर में बीजेपी के हथियार होंगे। पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता की चाल ढाल, चिंतन, सरोकारों, संकल्पों और सामाजिक संपर्क को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। उनसे 2022 में प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने के लिए मतदान का आह्वान करेंगे। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की शुक्रवार को दिन भर चली बैठक में ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। पार्टी ने इस बैठक के जरिए 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी फूंक दी है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को वाराणसी में राष्ट्रवाद के सहारे जातिवाद और भाई भतीजावाद के आरोपों से घिरी रही प्रदेश की पूर्ववर्ती गैर भाजपा सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी सरकार के विकासवाद की बात की थी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मोदी के मंत्र पर ही आगे बढ़ते हुए कोरोना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए राष्ट्रवाद, विकासवाद और सेवावाद का एजेंडा कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जो मुद्दे उठाए हैं, बीजेपी सरकारों के निर्णय बताए, आगे की तैयारी की जानकारी भी दी है। उससे भी बीजेपी की चुनावी लड़ाई की तैयारी की झलक मिल गई है। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी कांग्रेस में डरे हुए रहते हैं वो आरएसएस में जा सकता है। कांग्रेस को निडर लोगों की ज़रूरत है, डरपोकों की नहीं। जो कांग्रेस के बाहर है लेकिन निडर है, उसका पार्टी में स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का बयान महत्वपूर्ण है। राहुल चाहते हैं कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बीजेपी का निर्भीक होकर मुकाबला करे। उन्होंने कहा कि राहुल कांग्रेस के मूल्यों को दोहरा रहे हैं, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निहित है और जो हमेशा से आरएसएस की सांप्रदायिक राजनीति के विरोध रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स के साथ बैठक में कहा कि कांग्रेस को निडर लोगों की ज़रूरत है, डरपोकों की नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे हैं लेकिन कांग्रेस के बाहर हैं, उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। राहुल गांधी के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। और वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 2-3 दिन के दौरान संदिग्ध हालत में 16 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। साथ ही पूछताछ के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण में 2-3 दिन के दौरान करीब 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अब यह आंकड़ा 16 पर पहुंच गया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि इस मामले में गांव वालों और पीड़ितों के परिजनों से बातचीत की गई है, लेकिन जहरीली शराब के सेवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बताया कि पश्चिमी चंपारण के एक गांव में संदिग्ध हालत में लोगों की मौत होने की जानकारी मिली। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि स्थानीय लोग इस संबंध में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम हालात पर बेहद करीबी से नज़र बनाए हुए हैं। और वहीं म्यांमार में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक
कोरोना की नई लहर के चलते दैनिक मौतों के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी से सरकार चिंतित है, वहीं लोग भी सहमे हुए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना की वजह से मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। रोजाना 200 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं और वहीं अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। म्यांमार में पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे और पिछले 2 हफ्तों के दौरान यहां रिकॉर्ड 7,089 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 2 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और वहीं असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में 1 लाख नए सरकारी रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है और नया कर नहीं लगाया गया। चालू वित्त वर्ष में 566 करोड़ रुपए का बजटीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग ने बजट पेश किया। इसमें युवाओं को रोजगार, सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं के छात्रों को मोबाइल देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कृषि आयोग गठित करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान शुरू करने के प्रस्ताव किए गए। और वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने बजट को जन केंद्रित बताया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा कोविड प्रभावित लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़े, इसका भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। और वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव के आरोपी 5 किसानों पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज करने के मामले में शुक्रवार को प्रशासन की किसान नेताओं के साथ बैठक बेनतीजा रही। किसान संगठन 5 किसानों की रिहाई की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद किसानों ने शनिवार को एसपी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान कर दिया। इसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सचिवालय में उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन, एडीसी उत्तम सिंह ने लघु सचिवालय में किसान लखविंदर सिंह ओलख, मैक्स साहूवाला, हैप्पी रानिया, गुरप्रेम देसू जोधा, बलवंत सिंह के साथ बैठक की। किसानों ने कहा कि पुलिस ने 11 जुलाई के दिन उनके किसान नेताओं को गिरफ्तार किया, जबकि वो शांतिमय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह की धारा किस आधार पर लगाई? हमने क्या अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह किया? इस पर पुलिस अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वहीं बैठक में प्रशासन द्वारा किसानों से कहा गया कि वे शहीद भगत सिंह स्टेडियम के बजाय दशहरा ग्राउंड और ग्लोबल सिटी स्पेस में प्रदर्शन करें। और वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के साथ साथ जीका वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार जीका वायरस मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसे महामारी नहीं मान सकते, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसलिए न सिर्फ हर मामले की निगरानी जरूरी है, बल्कि जीनोम सीक्वेंसिंग के स्तर पर भी तेजी से काम करना होगा, ताकि कोरोना के अलग अलग म्यूटेशन और जीका वायरस की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। नई दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर नरेश गुप्ता का मानना है कि जीका वायरस की जांच प्रयोगशाला में होनी चाहिए। इस वायरस को लेकर भी चिंतित होने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा वायरस है जो मच्छर के काटने से फैलता है और स्थानीय लोगों को इसमें बड़ी आसानी से फैल सकता है। इसलिए अगर किसी प्रदेश या स्थान में जीके के मामले सामने आ रहे हैं तो उन राज्यों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। और वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जीका वायरस सिर्फ केरल और दक्षिणी राज्यों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक चुनौती है,
क्योंकि मच्छर जनित रोगों से सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी राज्य प्रभावित हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से संबंधित मामले हर साल देखने को मिलते हैं और इनकी वजह से मरीजों की मौत भी काफ़ी होती है। केवल केरल में ही अब तक 28 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं और जीका वायरस ज़्यादातर एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को फैलाता है। जबकि डॉक्टर गुप्ता ने प्रकोप की स्थानीय प्रकृति का हवाला देते हुए कहा कि वेक्टर जनित बीमारी कोविड-19 की तुलना में ज़्यादा चिंता का विषय है। कई अन्य मेडिकल विशेषज्ञों ने ये कहते हुए चिंता को कम कर दिया है कि इस प्रभावी वेक्टर नियंत्रण उपायों से रोका जा सकता है। वहीं देश के आर्थिक राजधानी मुंबई और इसके उपनगरों में शुक्रवार सुबह भारी बारिश के कारण मीठी नदी में जल स्तर बढ़ जाने से शहर के कुर्ला इलाके में करीब 250 निवासियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। और वहीं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के कई इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बावजूद बारिश नहीं होने से तापमान सामान्य से ज़्यादा बना हुआ है। और वहीं उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ कुछ जगह हल्की बारिश हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा कि 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। और आगे कहा गया कि 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 18 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने आगे कहा कि 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में, 19 जुलाई को जम्मू में और 18 और 19 जुलाई को उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। और अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका और बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। और इससे घर के बाहर मौजूद लोगों और जानवरों के हताहत होने की भी आशंका जताई गई है। पंजाब में जारी कांग्रेस के अंतर्कलह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व असहाय दिख रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की है। इस बैठक में राहुल गांधी और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी शामिल थे। बैठक के बाद रावत ने कहा, सोनिया गांधी को पंजाब में पार्टी के मसले पर अभी अंतिम फैसला लेना है। बैठक के बाद सिद्धू मीडिया से बात किए बिना चुपचाप निकल गए। इससे पहले गुरुवार को रावत की बातों से लग रहा था कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है और उसके बाद पंजाब में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार कैप्टन ने खुद सोनिया गांधी से बात कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से पार्टी टूट जाने तक की बात कही और कहा कि वे सिद्धू की अध्यक्षता में काम नहीं कर सकते। इससे पहले पंजाब में गुटबाजी की खबर आते ही कांग्रेस नेतृत्व हरकत में आया और गुरुवार रात में सिद्धू को फोन कर सुबह दिल्ली तलब किया गया। और वहीं पत्रकारों ने जब शुक्रवार को बैठक के बाद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर रावत से पूछा तो उन्होंने कहा, किसने बताया, मैं यहां अपनी रिपोर्ट देने आया हूं। जैसे ही सोनिया कोई फैसला लेंगी आपको बता दिया जाएगा। और वहीं दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर है। आने वाले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली मेट्रो के साथ यात्री अपने घरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों के लिए
कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 14 मेट्रो स्टेशनों पर ई बसों संचालनों की योजना तैयार की है। इसके तहत डीएमआरसी अपने 14 मेट्रो स्टेशनों को कवर करते हुए 10 रूटों पर 24 सीटर 100 इलेक्ट्रिक एसी लो फ्लोर बसों को शामिल करेगा। डीएमआरसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी, पैनिक बटन और जीपीएस की आधुनिक सुविधाओं से लैस इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बसों को परिचालन भी ठप हो गया था। अब हालात सामान्य होने के साथ ही डीएमआरसी ने यात्रियों की असुविधा को देखते हुए 100 ई बसों के परिचालन करने की तैयारी की। इस सेवा की शुरुआत मार्च में होनी थी, लेकिन अब कोरोना के मामलों पर काबू पाने के बाद अब नए सिरे से इनके परिचालन की तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में बसों के संचालन से यात्रियों के लिए मेट्रो का सफ़र और भी आसान हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिक बसों को उत्तर और पूर्व क्लस्टर के रूप में जाना जाता है, जो कि 10 रूटों या 14 स्टेशनों को कवर करती है। वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के सेट पर हादसा होने की खबर आ रही है। रणदीप हुड्डा और उर्वशी रौटेला स्टारर सीरीज के सेट पर आग लग गई है। आग लगने के बाद सेट पर अफरा तफरी का अब मच गई है। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, क्योंकि मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में भारी बारिश हुई थी। बता दें, जिस वक्त यह हादसा हुआ, एक्ट्रेस एक कोर्ट रूम सीन की शूटिंग कर रहे थे। वेब सीरीज अपने प्रोडक्शन के तीसरे चरण में है और इस साल रिलीज होने की उम्मीद है। यह शो एक थ्रिलर की थीम पर आधारित है, जिसमें सुपर कॉप अविनाश मिश्रा और पूनम मिश्रा की बायोपिक को दिखाया जाएगा। क्राइम थ्रिल वेब शो का डायरेक्शन नीरज पाठक कर रहे हैं। इंस्पेक्टर अविनाश का तीसरा शेड्यूल एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था और उर्वशी रौटेला ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेड्यूल की शुरुआत की थी, घोषणा की थी। ये पहली बार है जब रणदीप हुड्डा और उर्वशी रौटेला एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य में लगे लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं इस बढ़ाए गए लॉकडाउन में लोगों को ज़्यादा रियायतें दी गई हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और आईटीआई और टाइप राइटिंग स्कूलों में 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। वहीं स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षकों की भी अनुमति दी गई है। बता दें कि पिछले घोषणा में राज्य में 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की बात की गई थी। वहीं संक्रमण मामलों को देखते हुए इसे 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रदेश की जनता से अपील की कि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकले। साथ ही हर प्रकार से कोरोना नियमों का पालन करें। आपको बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल समेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से राज्य में कोरोना से बनी स्थिति को लेकर बातचीत की थी। इस वर्चुअल बैठक में सीएम एम.के. स्टालिन ने अन्य राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन देने का मुद्दा उठाया और राज्य को 1 करोड़ डोज की मांग की। और वहीं आपको बताते चलें कि राज्य में बीते दिन 2312 नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं और वहीं 46 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,31,000 के पार हो गया है, जबकि इस महामारी की चपेट में आकर 33,652 लोगों की मौत हो चुकी है।
और वहीं सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हाल में ही प्रतिदिन धीमी गति से कमी होना एक चेतावनी है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन यदि कोविड से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं किया गया तो ये बिगड़ सकती है। साथ ही सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगले 125 दिन व्यवस्था और लोग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आबादी संक्रमण के प्रति अब भी बहुत जोखिमग्रस्त है। उन्होंने चेतावनी दी, हम अब तक सामुदायिक प्रतिरक्षा के चरण में नहीं पहुंचे हैं। हम संक्रमित होकर सामुदायिक प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। हम टीकों के मामले में प्रगति कर रहे हैं और हमारे सर्वाधिक जोखिमग्रस्त समूह 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में करीब 50% लोग सुरक्षित हैं। ये मृत्यु दर को भी कम करेगा, लेकिन संक्रमण का प्रसार हो सकता है। हम संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं। वायरस अब भी हमारे आसपास है। पॉल ने कहा कि 125 दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि संक्रमण के मामलों में कमी आना धीमा हो गया है और ये हमें एक चेतावनी है, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। ये बिगड़ सकती है। कुछ उपाय हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। यदि हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।